नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्थानीय स्वशासन कब लागू हुआ भारत के अंदर, इसके अंदर किस किस प्रकार की संस्थाएं होती है और वे किस प्रकार कार्य करती है। स्थानीय स्वशासन के दो स्तर हमारे देश में विद्यमान हैं। हमारे भारत देश के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है उसके दो स्तर है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो हमारे देश में दो प्रकार के स्थानीय स्वशासन के स्तर बनाए हुए हैं। पहला है ग्रामीण। पहला क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज। पंचायती राज। और दूसरा जो स्थानीय स्वशासन का स्तर है वह है शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय शासन। भारत में पंचायती राज शासन प्रणाली प्राचीन काल से ही है। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में ही हमें स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाओं का अध्ययन करने को मिलता है। चोल शासन, जो चोल वंश के राजा थे, उन समय इसका आदर्श रूप देखने को मिला था। तो भारत के अंदर अगर इतिहास की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का आदर्श रूप किस काल में देखने को मिला? चोल काल में। किस काल में? चोल काल के अंदर भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का आदर्श रूप देखने को मिलता है। इतिहासकार अल्टेकर, एक अल्टेकर नाम के इतिहासकार हुए, उन्होंने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा किसने दी? इतिहासकार अल्टेकर ने। इतिहासकार अल्टेकर ने भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की। तो देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करने की सिफारिश किस संस्था ने दी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। इसका गठन कब हुआ? 1957 में इसका गठन हुआ। मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। अगर मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने की बात करते हैं हम, तो राजस्थान पहला राज्य था जिसने मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की उसको लागू की थी। तो राजस्थान राज्य पहला राज्य बना 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री द्वारा इसका आगाज किया था। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर आए और यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो नागौर के किस जिले से प्रारंभ हुई? राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुई? नागौर से। कब? 2 अक्टूबर 1959 से। 1960 के दशक में पंचायती राज का रूप 1960 के दशक में पंचायती राज को देश के विभिन्न राज्यों में अपनाया गया, किंतु राज्यों द्वारा गठित इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, उनका कार्यकाल, निर्वाचन के तरीके आदि में समानता नहीं थी। कहने मतलब 1960 के बाद में भारत के अलग अलग राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन जो इसके स्तर थे, जैसे कि मेहता समिति ने 3 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी, लेकिन अलग अलग राज्यों ने इसके अलग अलग स्तर बनाए। कई राज्यों में 2 स्तर थे, कहीं में 4 थे, कहीं में 3 थे, और जो कार्यकाल था इनकी संस्थाओं को वह भी निर्धारित नहीं था। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अन्य समितियां। 1960 से जब 1959 के बाद जो पंचायती राज अलग अलग राज्यों के अंदर स्थापित हो रहा था, तो उस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर लगातार सुधार के लिए अलग अलग समितियां गठित हुई थी। तो
तो कौन कौन सी समितियां गठित हुई और उनके क्या क्या सुझाव थे? पहली अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ था और इसने क्या सिफारिश दी? द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए। इसने क्या सिफारिश दी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए। पहले बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की, जबकि मेहता समिति ने कितने स्तर की बात की? द्विस्तरीय, यानी 2 ही स्तर होने चाहिए, अर्थात ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाए। और इन्होंने क्या सिफारिश की? जो ग्राम पंचायतें हैं उनके स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाए। जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को जिला परिषद के अधीन रखा जाए। जो जिला कलेक्टर है और जिला पर स्थित अलग अलग संस्था या अधिकारी है उनको किसके अधीन रखा जाए? जिला परिषद के अधीन रखा जाए। यह सिफारिश किसने दी? अशोक मेहता समिति ने। संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पर करवाए जाए और इन्होंने क्या सिफारिश की कि जो पंचायती राज के जो चुनाव हो वो दलीय स्थिति के आधार पर हो। समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। तो पंचायती राज में आरक्षण की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंदर आरक्षण की सिफारिश की। पंचायती राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाई जाए और कहा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं गांवों के अंदर, जिलों में, मंडल स्तर पर, उनकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ाई जाए। अगली समिति कौन सी थी? GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति ये कब बनी? 1985 में। इसने क्या सिफारिश की? ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां दी जाए, यानी आर्थिक रूप से उनको मजबूत बनाया जाए और अधिक से अधिक वित्तीय शक्तियां उनको दी जाए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश कौन सी समिति करती है? GV.K. राव समिति राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश करती है। संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए, क्योंकि सभी राज्यों के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी उनके अंदर कार्यकाल निर्धारित नहीं था। तो GV.K. राव समिति ने कहा कि सभी जगह इसका कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित किया जाए। इसके बाद में समिति बनी LM सिंघवी समिति। कब? 1986 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले संवैधानिक दर्जा देने की बात की। जो पंचायती राज के तहत जो समितियां गठित हुई, संस्थाएं गठित हुई, उनका संविधान में कहीं पे उल्लेख नहीं था। तो LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। प्रश्न आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की? तो किसने की? LM सिंघवी समिति ने। 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्रयास भी किया, किंतु विधेयक संसद में पास नहीं हो गया। जो संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश थी LM सिंघवी समिति की, इसके तहत राजीव गांधी सरकार ने एक प्रस्ताव लेके भी आई थी, लेकिन वह पास नहीं हो सका। इसके बाद में समिति बनी पी.के. थुक्कन समिति 1988 में। इसी ने फिर से राज्यों के अंदर इनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया जाए। आगे देखते हैं। बाद में संविधान में संशोधन किया गया और इन संस्थाओं को संविधान के अंदर उल्लेखित किया गया और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसको लेकर सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ वह था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत पंचायती राज यानी कि ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन अधिनियम 1992 में संसद में लाया गया और पारित हुआ। 24 अप्रैल 1993 को
वह तिथि है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया, यानी इस दिनांक से ये लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 24 अप्रैल 1993। और इसी 24 अप्रैल से ही दिनांक से फिर पंचायती राज दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया गया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज के नाम से जानते हैं, को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन से हुआ। कब? 1993 में। इस अधिनियम के लिए संयुक्त प्रवर समिति बनी थी। हमने जब संसद के कार्य पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि उसके कार्य के अंदर जब संविधान संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। तो इसके लिए जो प्रवर समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष राजस्थान के सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे। कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा। सांसद कहाँ के थे? नागौर के। 24 अप्रैल को इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली। और इस संविधान संशोधन के तहत किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई? त्रिस्तरीय प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है, जो पहले निर्धारित नहीं था कि किस प्रकार की संस्थाओं का गठन होगा, कितने स्तरों में होगा। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है सभी राज्यों के अंदर त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा पंचायती राज के तहत निर्मित होगा। इसी के अनुरूप हमारे राज्य में अपनाया गया। हमारा राज्य राजस्थान में इसी के अनुरूप त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज के अंदर अपनाया गया है। इसे 4 से समझ सकते हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से बनाए? स्तर देखते हैं हम। तो ग्राम, दूसरा खंड ब्लॉक और तीसरा जिला। और इनके अंदर कौन कौन सी संस्था है? ग्राम के अंदर ग्राम पंचायत होती है, ग्राम में ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिलों पर जिला परिषद है। और इनका जो प्रधान पदाधिकारी होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, पंचायत समिति में प्रधान होता है और जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय निर्माण किया गया। ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे देखते हैं चुनाव। तो चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट जनता इनको चुनती है। इनके जो सदस्य होते हैं संस्थाओं के, उनके सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है। ग्राम स्तर पर वार्ड पंच, ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो वार्ड पंच कहलाते हैं। तो इन वार्ड पंच व सरपंच, और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वह सरपंच होता है। खंड स्तर पर मंडल सदस्य, पंचायत समिति जो सदस्य जो होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्य का चुनाव जनता सीधे निर्वाचन का प्रावधान किया गया। यानी कि वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, मंडल सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचित करती है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। साथ ही यह व्यवस्था की गई कि खंड यानी कि पंचायत समिति वे जिला स्तर के अध्यक्ष यानी जिला परिषद का जो अध्यक्ष है कि हमारे राज्य में क्रम से प्रधान व जिला प्रमुख कहलाते हैं। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान कहलाता है और जिला परिषद जिला स्तर पर जो गठित होती है उसका प्रमुख जिला प्रमुख कहलाते हैं। का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाएगा। तो प्रधान कौन बनेगा? जिला प्रमुख कौन बनेगा? तो प्रधान वह बनेगा जो मंडल जो सदस्य बनते हैं, पंचायत समिति जो सदस्य बनते हैं वे अपने में से किसी एक सदस्य को प्रधान निर्वाचित करते हैं। उसी प्रकार जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वे अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। आगे देखते हैं
आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई पंचायती राज व्यवस्था में? तो अधिनियम सभी संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो 3 प्रकार की जो संस्था निर्मित हुई, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था करता है। कितनी? 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। वही अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST है तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात करता है। यानी जिस पंचायत में, पंचायत समिति में या जिला परिषद में जितनी जनसंख्या SC व ST की होगी उतना ही उनको आरक्षण होगा। यह अधिनियम राज्य विधानमंडलों को इसके लिए अधिकृत करता है कि इन संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को, OBC जो है, के लिए आरक्षण व्यवस्था करता है। कहने मतलब OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका प्रावधान किन पर छोड़ दिया गया है? उन राज्यों के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है कि वह वहां पर आरक्षण की व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, OBC वर्गों के लिए कर सकते हैं। आगे देखते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल इनका निश्चित कर दिया गया। कार्यकाल क्या किया गया? निश्चित। अधिनियम सभी स्तरों पर संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। यद्यपि समय पूरा होने से पूर्व भी इन्हें विघटित किया जा सकता है। इसके बाद अधिनियम में 6 माह की अवधि में नई संस्थाओं का गठन किया जाएगा। अब समझ लो कोई संस्था है, उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले विघटित हो गया, तो 6 माह के अंदर अंदर उसका वापस सर्जन करना होगा, वापस चुनाव करना होगा। अब इनका चुनाव कराने के लिए जो पंचायती राज की संस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, उनके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा जो इन संस्थाओं का चुनाव करवाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया के नियमित व निष्पक्ष संचालन हेतु एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित कर शपथ दिलाने तक की प्रक्रिया की निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी इनके चुनाव से संबंधित सभी कार्य कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन अधिकारी व आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो इस राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, आयुक्त होता है, या इसका जो अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति की अवधि एवं सेवा शर्तें भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। कितने समय तक ये अपने पद पर बना रहेगा और कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है। सेवा काल में राज्य निर्वाचन अधिकारी आयुक्त को पद मुक्त करने के वही तरीके होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होंगे। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसको वापस पद से हटाना है तो उसी प्रक्रिया से हटाएंगे जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जज को हम हटा सकते हैं। तो यानी पद से हटाने का जो प्रावधान है वो भी बहुत ही कठोर बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन। अब इन संस्थाओं के संचालन के लिए जो आर्थिक व्यवस्था है उनके हिसाब के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, कितना आय हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, इनकी समीक्षा के लिए 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाएगा या करेगा राज्य। एक अभी देखते हैं तो अभी 5वां वित्त आयोग राजस्थान के अंदर चल रहा है। यह आयोग राज्यपाल को इन्हीं संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, आय के स्रोतों, धन के वितरण, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, कर, चुंगी इत्यादि के बारे में अनुशंसा करता है। यानी कुल मिलाकर इन संस्थाओं के सभी प्रकार के आर्थिक हिसाब है उसका निरीक्षण या समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेखा परीक्षण। राज्य सरकार इन संस्थाओं के लेखाओं का समय समय पर परीक्षण एवं जांच हेतु नियम बना सकती है। आगे देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 40।
राज्य की नीति निर्देशक तत्व जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायतों के गठन करने की शक्ति सरकार को देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित कर उन्हें ऐसी शक्तियां राज्य द्वारा दिए जाने का प्रावधान करता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती है। पंचायती राज की इन संस्थाओं को मजबूती देने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 कार्य या विषय समाहित है जो इन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार व शक्ति में वृद्धि करती है। तो कहने मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायतों को गठन की शक्ति राज्य सरकारों को देती है, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन करके सरकार ने संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंदर 29 विषय है, 29 कार्य है जिनके अनुसार पंचायती राज की संस्थाएं कार्य करती है। आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 जो कार्य है वो कौन कौन से है, एक नज़र इन पर देख लेते हैं कौन कौन से है। कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है एक। दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन व भू संरक्षण। तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य का भूमि विकास। चौथा पशुधन, दुग्ध का व्यवसाय तथा मुर्गी पालन, मछली उद्योग, वन जीवन तथा वनों में कृषि, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास। इन सब कार्यों विषयों पर पंचायती राज संस्थाएं हैं वे कार्य कर सकती है। आगे और कौन कौन से विषय है? पेयजल संबंधी, ईंधन व चारा, सड़क, पुल, नदी तट, जलमार्ग, संचार व अन्य साधन, ग्रामीण विद्युत एवं विद्युत विभाजन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय जो है वो इसके अधीन रहेंगे, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय से संबंधित शक्तियाँ इनको प्राप्त हो सकती है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मेले एवं बाजार, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित संस्थाएं, अस्पताल, प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक विमंदित व दिव्यांगों को कल्याण में शामिल है। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख। तो ये 29 जो विषय है इनके ऊपर पंचायत राज की संस्थाएं कार्य कर सकती है और इनसे संबंधित इनको शक्तियाँ प्राप्त है। नियम बनाने के लिए, इनसे राजस्व प्राप्त करने के लिए, इनके ऊपर खर्च करने की शक्तियाँ पंचायती राज को है। अब आगे हम देखते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन या शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। 73वां कब हुआ? 73वां 24 अप्रैल 1993 को, और 74वां कब लागू हुआ? 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेगी। पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन उसमें भी 3 तरह की संस्था बनाई गई और इसमें भी 3 प्रकार की संस्था बनाई गई कि अलग अलग छोटे बड़े राज्यों की आकार के आधार, उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 तरह की संस्थाएं होगी। किस संविधान संशोधन के तहत यह बनाया गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। पहली संस्था कौन सी होगी? नगर पंचायत। पहली कौन सी है? नगर पंचायत, जिसे राजस्थान में नगर पालिका का नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। 20,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाएगी। तो नगर पालिका कहाँ बनेगी? वह कस्बे जहाँ की पर जनसंख्या कितनी है? 20,000 से 1 लाख के बीच में है, यानी 20,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक
की जनसंख्या वाले कस्बों शहरों में नगर पालिका बनाई जाएगी, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता है। जिसका प्रमुख होता है नगर पालिका को क्या कहलाता है? चेयरमैन कहलाता है। जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तनीय है। जो ये समय समय पर जो ये आधार है जनसंख्या का 20,000 से 1 लाख का, इसको बदला जा सकता है। द्वितीय, सामान्यतः 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में वे नगर या शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख तक की जनसंख्या, वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसे कई वार्डों में बांटा दिया जाता है। फिर इन नगर परिषदों को क्या किया जाता है? अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद को जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है और इन पार्षदों का चुनाव क्या करती है? जनता डायरेक्ट करती है। नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति कहते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सामान्यतः अध्यक्ष या सभापति के नाम से जाना जाता है। और 5 लाख से भी अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो वो तृतीय स्तर की नगर निकाय होता है, जहाँ पे 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है। इसका प्रमुख होता है वह मेयर या महापौर कहलाता है। तो नगर निगम का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष पार्षदों द्वारा विधि जो भी राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की गई है द्वारा किया जाता है। यानी इनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है। जैसा राज्य कानून बनाए उसी प्रकार से इनके चुनाव की व्यवस्था होती है। वर्तमान के अंदर अप्रत्यक्ष होता है, परोक्ष रूप से होता है और पार्षद इनको चुनती है। बीच में एक बार डायरेक्ट की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसको वापस समाप्त करके वापस परोक्ष अप्रत्यक्ष लागू कर दिया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगरीय संस्थाएं जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। किंतु अविश्वास प्रस्ताव में समय से पूर्व इन्हें निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष पहले भी अगर संस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और पास हो जाए तो वह समय से पहले भी समाप्त हो जाती है। राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन को इन 3 स्तरों के अलावा कुछ विशेष अभिकरण है। जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है, इनके अलावा भी कुछ अन्य बोर्ड भी राजस्थान में है, जैसे छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समितियां आदि भी कार्य करती है। जैसे कि नसीराबाद में छावनी बोर्ड गठित है। इस प्रकार की संस्थाएं राजस्थान में और भी निर्मित है। 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व रहेगा। समझ लो कोई संस्था समय से पूर्व भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर दोबारा उस संस्था का चुनाव करवा के गठित करना ही होगा, सृजन करना ही होगा। शहरी निकायों के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान के अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंदर कितने विषय है? 18 विषय। तो शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंदर 18 विषय है। पंचायती राज के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय सम्मिलित हैं। ये 18 विषय कौन कौन से, ये एक बार देख लेते हो। 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए, जो इस प्रकार है। नगरीय योजना बनाना, जिसमें शहरी योजना भी है। भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़क एवं पुलों का निर्माण, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य, अग्निशमन सेवाओं, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार व नियमन कार्यक्रम, शहरी निर्धनता का निवारण कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्योग, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौंदर्य प्रेरक पहलुओं का विस्तार, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत स्वगृहों का प्रबंधन,
काजी गिरोह का प्रबंधन, जन्म मृत्यु पंजीयन, रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, वेधशालाओं एवं चमड़ा उद्योगों का विनियमन। तो ये 18 विषय है जिस पर नगरीय संस्थाएं वे कार्य करती है, इन संबंधी शक्तियाँ उनको प्राप्त है। अगली कक्षा में हम भाग ए को प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है न्याय। वो हम अगली कक्षा में देखेंगे कि न्याय के बारे में क्या क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।